हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट क्लासेस में हमने बात कर लिया था जनरल के बेसिक्स के बारे में। उसके बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज के इस पार्ट के अंदर मैं आपको और आगे क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ टाइप की चीज़ें होती है जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने जो अकाउंट्स पढ़ चुके होंगे अभी तक, या फिर आप सुन रहे होंगे इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, अक्रूड इनकम क्या होती है, और इनकम इन एडवांस यानी कि एडवांस इनकम क्या होती है। ये 4 पॉइंटों के बारे में आपने खूब सुना होगा। आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन भी होंगे इससे रिलेटेड कि इन चारों चीज़ों का मतलब क्या है, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, हम किस तरीके से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं जब इनके इन पर्टिकुलर टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आज इन सारे के सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है कि ये चारों पॉइंट का मतलब क्या होता है, इनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम जल्दी से चलते हैं हमारे पहले एस्पेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, और फिर मैं आगे आपको बचे हुए तीनों एक्सपेंसेस भी बता दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। ज़्यादा देर ना लगाते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है ये जानने के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए हैं लेकिन हमने अभी तक पे नहीं करे हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मेरा 1000 पर मंथ के हिसाब से रेंट जाता है, ठीक है। मैं एक शॉप का ओनर हूँ और मेरे शॉप का जो रेंट जाता है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से जाता है, ठीक है। और मैं ऐसा 12 मंथ करता हूँ तो मेरा जो ईयरली रेंट हो गया वो हो गया 12,000 रुपीज़, ठीक है। अब मैंने पूरे साल के अंदर क्या किया, मैं ये आज पूरा ईयर ख़त्म हो गया। ईयर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म होते होते आज 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये 12 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में क्या हुआ, ये 12 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में वो जो मेरा लैंडलॉर्ड था, यानी कि जो भी मेरा पर्टिकुलर जिसने मेरे को क्या कहते हैं रेंट पे दे रखी थी, उसको मैंने 10,000 रुपीज़ का पेमेंट किया अभी तक। आउट ऑफ दिस 12,000 आई हैव पेड हिम ओनली रुपीज़ 10,000, ठीक है। एंड बचे हुए 2,000 रुपीज़ इज़ नॉट येट पेड, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देना कि आज पूरे 12 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। और कायदे से मेरे को 12 महीने का जो रेंट था वो उसको पे कर देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैंने कितने मंथ्स का रेंट जो है वो पे किया, मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स का रेंट जो है वो पे किया है। तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा 2,000 रुपीज़ का रेंट मैंने उसको पे नहीं किया है, ये ड्यू तो है, लेकिन मैंने मतलब बिजनेस का जो ओनर होगा उसने उस एक्सपेंस का अभी तक सामने वाले पर्सन को जो है वो पेमेंट नहीं किया है। तो ये ड्यू है एक्सपेंस, ठीक है। और ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अभी तक पेमेंट नहीं किया गया होता है, उन्हें कौन से एक्सपेंस बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब अभी पे करने बाकी है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं करे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट और आगे लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इसकी जर्नल एंट्री किस टाइप से होती होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं इस चीज़ को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो क्या कि आपने 12,000 रुपीज़ में 10,000 रुपीज़ सामने वाले पर्सन को जो है वो पे कर दिए होंगे। तो जब आप सामने वाले पर्सन को कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तब आप एंट्री क्या पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ मैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री पास करते हैं आप, ये आपने 10,000 रुपीज़ से एंट्री पास कर दी होगी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो 2,000 रुपीज़ है जो अभी तक पे नहीं किए गए हैं, जो कि अभी क्या है आउटस्टैंडिंग है, इनका इसका जो एंट्री होगा, इसका जो जनरल एंट्री होगा वो क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से सोचिएगा। मैं यहाँ पे एक्सपेंस कर रहा हूँ रेंट नाम का, तो मेरा जाहिर सी बात है अगर एक्सपेंस हो रहा है तो मेरे को डेबिट वाला एस्पेक्ट तो पता है कि मेरे को रेंट अकाउंट डेबिट ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा वो सोचते हैं। चलिए तो सबसे पहले अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का थोड़ा सा नेचर समझ लेते हैं हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू तो हो गए हैं, यानी कि हमको पे तो करने चाहिए थे लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए, तो हमको अभी सामने वाले पर्सन को पैसे देना बाकी है। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक तरीके से मेरी लाइबिलिटी होती है। क्या होते हैं? मेरी लाइबिलिटी होते हैं। मेरे को अभी पे करना बाकी है, मैं फ्यूचर में पे करूँगा। वो सारी चीज़ें जो फ्यूचर में पे करनी होती है, हमारी ऑब्लिगेशन होती है जिनका पेमेंट करने की, उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ मैं अगर आपको इसका क्लासिफिकेशन बताऊँ कि असेट या फिर लाइबिलिटी में मैं क्या कैटेगरी को मैं डालूंगा इस चीज़ को, तो मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को डालूंगा मेरी लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में। और अगर मैं किसी चीज़ को मेरी लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में डाल रहा हूं, तो ज़रा अब वापस ध्यान से चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी लाइबिलिटीज़ है और मैंने उस पर्सन को 2000 रुपीज़ अभी तक पे नहीं किए हैं, ठीक है। तो 2000 रुपीज़ पे करना मेरी लाइबिलिटी है, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मेरी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट क्या करूँगा? अब तक शायद आपको जवाब मिल गया होगा। यहाँ मैं क्रेडिट करूँगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। यहाँ एक्सपेंसेस की जगह, जैसे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ एंट्री आ जाएगी टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यानी कि ये पैसा भी पे करना बाकी है, ठीक है। और ये जो क्रेडिट होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये मेरी लाइबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको इसका नेचर समझ में आया कि ये क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटीज़ होते हैं, इस वजह से ये क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस क्यों डेबिट हो रहे हैं? एक्सपेंसेस इस वजह से डेबिट हो रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसेस का नेचर होता है कि जब जब वो इंक्रीज होते हैं वो डेबिट होते हैं, ठीक है। तो फाइनल एंट्री क्या बनेगी ऐसे ट्रांजैक्शन की? मतलब वो एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनिएगा, आपको कल को कभी भी कोई ऐसा एक्सपेंस मिले जो एक्सपेंस हमने क्या कर दिया हो, जो हमारा ड्यू हो गया हो लेकिन हमने उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया गया हो। अगर पेमेंट कर दिया होगा तो हम क्रेडिट के अंदर टू कैश लिख देंगे, लेकिन अगर क्रेडिट क्या कहते हैं, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया है तो हम क्या लिखेंगे एंट्री के अंदर? तो हम एंट्री के अंदर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग डैश एक्सपेंसेस का नाम, यानी कि टू आउटस्टैंडिंग, सपोज कीजिए रेंट पे नहीं किया है आपने, तो आप लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आपने मान लीजिए अगर सैलरी पे नहीं करी है तो आप क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जनरल एंट्री बनती है। तो जनरल एंट्री बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको आई होप कि ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस का, कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको सेम एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको सेम एग्जांपल के अंदर वही 1000 रुपीज़ पर मंथ मेरा रेंट था, ठीक है। 12 मंथ्स तक मेरे को रेंट पे करना था, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं फर्स्ट मंथ से लेके पूरे आज मेरे 12 मंथ्स ख़त्म हो गए और मैंने 12 मंथ्स तक जब मैंने टोटल पेमेंट देखा तो मैंने सामने वाला जो मेरा लैंडलॉर्ड था उसको 15,000 रुपीज़ दे दिए। अब की बार कितने रुपीज़ दे दिए? 15,000 रुपीज़। उसको कुछ ज़रूरत थी या फिर कुछ बात थी तो उसने कहा कि सर आप थोड़ा बहुत है ना पैसे जो है वो थोड़े एडवांस में दे दो, मेरे को कुछ काम वगैरह करके। मतलब इन शॉर्ट हमने हमारा जो खर्चा बनता था, खर्चा कितना बनता था, एक्सपेंसेस का अमाउंट होता था मेरा 12,000 रुपीज़, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितना पेमेंट कर दिया? मैंने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया 15,000 रुपीज़। तो यहाँ मैं वापस से दो बाइफर्केशन कर सकता हूँ। पहला तो क्या, ये जो है मेरा 12 मंथ्स का पेमेंट है, ठीक है, जो मेरा इस साल का पेमेंट है, ठीक है, यानी कि 1 मंथ की स्टार्टिंग से लेके पूरी 12 मंथ की स्टार्टिंग तक ये मैंने पूरा का पूरा जो है वो 12 मंथ्स का रेंट पे कर दिया। और मैंने साथ में क्या कर दिया, नेक्स्ट ईयर का भी 3 मंथ्स का रेंट पे कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ जिस कंसेप्ट का नाम है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई पर्टिकुलर ईयर की जो इनकम होती है वो पर्टिकुलर ईयर की इनकम का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे या फिर वो पर्टिकुलर ईयर की इनकम के साथ में ही वो पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस सेट ऑफ हो सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे जो 12 मंथ्स का मेरी इनकम हुई है उसके रिस्पेक्ट में मैं अगले जो मेरे 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस है वो ही सेटल कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो रेंट का एक्सपेंस है वो रेंट का एक्सपेंस 15 मंथ्स का है, तो कायदे से मुझे क्या करना पड़ेगा, कायदे से मेरे को सिर्फ 12 मंथ्स का जो रेंट का एक्सपेंस होगा वही अलाउ होगा, जो 3 मंथ का रेंट का एक्सपेंस होगा वो मेरे को अलाउ नहीं होगा। तो ये पॉइंट
पॉइंट आप बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार एक चीज़ पे वापस ले चलता हूँ कि ये असेट होगी कि लाइबिलिटी होगी, यानी कि जो मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरी असेट्स का पार्ट होंगे या फिर मेरी लाइबिलिटीज़ का पार्ट होंगे। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, असेट या लाइबिलिटी के बारे में आप सोचिए कि आपने किसी को 12,000 देने थे, आपने उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, तो आपके पास में एक राइट आ गया, मतलब आज 12 मंथ्स एंड हुए, लेकिन अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपके पास में राइट है कि आप वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सके। आपने एडवांस में उसका क्या कर दिया, एक्सपेंसेस का जो है पेमेंट कर दिया। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि राइट आ गया, यानी कि एक तरीके की अपॉर्चुनिटी हुई ना ये, तो क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट किया, हमारे पास में राइट है यूज़ करने का। तो राइट्स किसके साथ में मिलते हैं सर, राइट्स मिलते हैं असेट के साथ में। तो इस पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन, ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये किस कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी असेट्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, हमारी असेट्स का पार्ट होता है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। जर्नल एंट्री देखने के लिए आप मेरे को एक चीज़ बताइएगा कि आप क्या करेंगे सर। यहाँ पे आप मेरे को बताइए, आपने पेमेंट किया सर सबसे पहले, तो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी आपने एंट्री करी होगी, ठीक है, आपने जैसे भी पेमेंट किया होगा 15,000 किया होगा। अब ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट मैं मेरे एक्सपेंसेस में कितने चार्ज कर सकता हूँ, ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट मैं मेरे 1 साल के एक्सपेंसेस में 12 मंथ का जो, मतलब जो 12 मंथ के एक्सपेंसेस है मेरे रेंट के, वही चार्ज कर सकता हूँ, उसके अलावा चार्ज नहीं कर सकता। तो मेरा एक्सपेंस का अकाउंट कौन सा है सर, मेरा एक्सपेंस का अकाउंट होता है रेंट का अकाउंट, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना रुपीज़, 12,000 रुपीज़। अब यहाँ पे मैं 15,000 नहीं लिख सकता हूँ, भले से मैंने 15,000 पे कर दिए हो, लेकिन ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट मैं 1 साल के जो मेरे एक्सपेंसेस बनते हैं वही उसी साल के अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके अंदर एक्सपेंस मान सकता हूँ। बचा हुआ जो मेरा एक्सपेंस होता है वो अगले साल का है, मैं इस साल में उसको चार्ज नहीं कर सकता। ये चीज़ आगे जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको और डिटेल में गहराई में लेके जाऊँगा तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाएगा कि क्या बता रहे हो करके, है ना। तो आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी पर्टिकुलर ईयर का जो एक्सपेंस होते हैं वो खाली जो उस ईयर को बिलोंग करते हैं, वो उस ईयर को बिलोंग करने वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, बाकी और कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं होता। तो जो एक्स्ट्रा 3 मंथ का एक्सपेंसेस होगा, अब देखिए यहाँ पे वो होगा तो डेबिट ही, क्यों, क्योंकि 15,000 रुपीज़ क्रेडिट है और 12,000 रुपीज़ जो है वो डेबिट है। तो डेबिट में ही कमी है, तो मेरे को यहाँ पे 3,000 रुपीज़ डेबिट में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिखूँगा किस नाम से सर, इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ ये जो एक्सपेंस होगा ये लिखा जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट के नाम से, ठीक है। प्रीपेड का मतलब क्या है कि हमने पहले ही पे कर दिया, और एक्सपेंसेस देखिए असेट है, मेरी असेट है, और यहाँ पे मेरी प्रीपेड एक्सपेंस नाम की असेट इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आज मेरे पास में राइट आ गया 3 महीने और यूज़ करने का, और असेट जब जब इंक्रीज़ होती है तब तब वो क्या होती है, तब तब वो डेबिट होती है। तो उसका आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट लिखूंगा मैं एंट्री के अंदर, अगर मैं रेंट की बात कर रहा हूँ तो। अगर मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ तो मैं प्रीपेड सैलरी लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेंस का नाम बदलता जाएगा। आपको यहाँ पे एक्सपेंस की जगह जो एक्सपेंस का नाम है वो लिखना है एंट्री के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। आई होप कि आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है इसका भी एकदम ढंग से मतलब समझ में आया होगा। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने पढ़ लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कौन से एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किए अभी तक, लेकिन हमारे ड्यू हो चुके हैं, हमको पे करना चाहिए था कायदे से, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर ली, वो एक्सपेंसेस जो पे करने की तो हमारी वो कुछ ऑब्लिगेशन थी नहीं हमारे पास में, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी एडवांस के अंदर पे कर दिया ड्यू टू एनी अदर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो वो एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, एक्सपेंसेस विच आर पेड बट नॉट येट ड्यू, ठीक है। ये वो 3 मंथ का रेंट अभी तक ड्यू नहीं था, दैट इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो एडवांस में हमने पे किए हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अगले पॉइंट की बात कर लेता हूँ। ये तो दोनों हुई एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात। अब मैं बात करता हूँ इनकम से रिलेटेड। तो इनकम के अंदर सबसे पहली इनकम आती है अक्रूड इनकम। कौन सी इनकम, अक्रूड इनकम। उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने बैंक के अंदर कोई एफडी करवा रखी है। अब वो जो मेरी बैंक के अंदर एफडी मैंने करवा रखी है, वो एफडी पे मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है सर। और वो इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1000 रुपीज़ मिलता है पर मंथ, ठीक है। और वो मिलता है 12 मंथ रुपीज़ का, 12 मंथ का 12,000 रुपीज़ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब बैंक
ने क्या किया, आज पूरा फर्स्ट मंथ से लेके ये पूरा 12 मंथ्स तक मेरा ईयर ख़त्म होने लग गया, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर चेक कर रहा हूँ कि बैंक ने अभी तक जो है वो कितने रुपए का जो है मेरे को पेमेंट किया है, ठीक है। तो मैंने चेक किया तो मेरे को पता पड़ा कि बैंक ने मेरे को 12,000 रुपीज़ में से अभी तक सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही पे करे हैं। बचे हुए 2,000 रुपीज़ मेरे को अभी तक नहीं मिले हैं, बैंक ने अभी तक मेरे को पैसा नहीं दिया है। बट आप लॉजिकली सोचिए कि क्या मैंने ये 2,000 रुपीज़ अर्न कर लिए? आंसर इज़ येस, मैंने ये 2,000 रुपीज़ अर्न कर लिए। तो अगर मैंने 2,000 रुपीज़ अर्न कर लिए तो मेरे पास में राइट है कि मैं ये 2,000 रुपीज़ बैंक से ले सकूं। तो मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी यही लिखूंगा, और ये मैं कैसे लिखूंगा? अकाउंट्स की लैंग्वेज में लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका नेचर डिसाइड करने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरी असेट्स होगी कि ये मेरी लाइबिलिटीज़ होगी। तो ज़रा ध्यान से सोचिएगा, 2,000 रुपीज़ लेने का राइट है मेरे पास में। क्या है? 2,000 रुपीज़ लेने का मेरे पास में राइट है। तो ये चीज़ हो जाएगी मेरी असेट, ठीक है। और यहाँ पे अब जनरल एंट्री क्या होगी सर इस चीज़ की? जनरल एंट्री ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो पैसा रिसीव हो गया उसकी तो एंट्री सिंपल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैसा रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस कारण से रिसीव हुआ? इनकम क्रेडिट कर दूंगा मैं। इनकम का नाम है मेरी यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, पूरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैं 10,000 रुपीज़ यहाँ पे रिसीव कर लूँगा। लेकिन ये 2,000 रुपीज़ की क्या एंट्री करूँगा? यहाँ सोचने वाली बात ये है। तो ये 2,000 रुपीज़ की एंट्री होगी। यहाँ मेरे को क्या हो रहा है? यहाँ मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो देखो, बैंक में तो पैसा आया नहीं अभी तक, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो कर नहीं सकता। लेकिन मेरी यहाँ पे असेट इंक्रीज़ हो रही है, और असेट इंक्रीज़ किस नाम से हो रही है सर? ये मेरी इनकम हो रही है अक्रूड इनकम के नाम से। मतलब वो इनकम जो मेरी ड्यू तो हो गई है, कायदे से मुझे बैंक से वो पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो पैसा अभी तक मेरे को बैंक से मिला नहीं है। तो वो 2,000 रुपीज़ को मैं क्या मानूंगा? मेरी अक्रूड इनकम। और अगर मैं उसे मेरी अक्रूड इनकम मान रहा हूँ तो मैं यहाँ एंट्री भी करूँगा, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ट्रेन चलने लगी है मेरे आसपास, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो आई होप कि आपको अंतर समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ किस नाम से आ गया ये अकाउंट? अक्रूड इनकम के नाम से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अक्रूड के आगे जो इनकम है ना, देखिए इनकम जो वर्ड है ये रिप्लेस हो जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या था? इंटरेस्ट था, ठीक है। इंटरेस्ट की बात चल रही थी यहाँ, इंटरेस्ट नाम की इनकम की। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब मान लीजिए इंटरेस्ट ना होता और कोई क्या नाम से कोई और तरीके का एक्सपेंस होता, तो वहाँ पे उस एक्सपेंस का नाम आ जाता, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड होता, चलिए, तो यहाँ पे क्या आता? अक्रूड डिविडेंड अकाउंट डेबिट। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। डिविडेंड वर्ड का मतलब अगर आपको नहीं पता तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। कोई भी इनकम होगी आपकी, वो इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अक्रूड डैश इनकम के अंदर वो इनकम का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ इंटरेस्ट थी तो मैं क्या लिखूंगा? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। और अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है करके, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इस पर्सन से मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है। ये पर्सन मेरे को 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट देता है हर मंथ का, ठीक है। और ये 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट देता है मेरे को, तो 12 मंथ का कितना होगा? 12 मंथ का होगा मेरा 12,000 रुपीज़। लेकिन इस साल जब पूरा फर्स्ट मंथ से लेके मैं लास्ट मंथ तक, मैंने इस साल इस पूरे साल भर के अंदर इस पर्टिकुलर इंसान से, इस पर्टिकुलर पर्सन से 15,000 रुपीज़ रिसीव किए। तो अगेन यहाँ पे दो बाइफर्केशन हो जाएंगे। इस साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 12 मंथ का 12,000 रुपीज़ होगा। और जो मैंने एडवांस रिसीव किया कितना? 3 मंथ का 3,000 रुपीज़। ये क्या हो जाएगी सर? ये मेरा इस साल की इनकम नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो अगले नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है मेरा। तो मैं इस साल में इसको अकाउंट कैसे कर लूँ? ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ, फटाफट बताइए। यस, आप सही सोच रहे हैं, मैचिंग कंसेप्ट के कारण, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट के कारण ये 3,000 रुपीज़ यहाँ पे अकाउंट नहीं होंगे। तो सर फिर क्या होगा? चलिए पहले तो ये देखते हैं कि ये मेरी असेट होगी कि ये मेरी लाइबिलिटी होगी। तो देखिए, ये 3,000 रुपीज़ हमको अभी इनकम हमारी हुई नहीं है,
तो कोई हमारे पास में पैसा रखवा गया, हम इसे इनकम मान नहीं सकते, क्योंकि इनकम तो तब होगी जब 3 महीने खत्म हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट मंथ खत्म होगा तो मैं 1000 रुपये रियलाइज़ कर सकता हूँ, सेकंड मंथ खत्म होगा तब मैं 2000 रुपये रियलाइज़ कर सकता हूँ, और थर्ड मंथ खत्म होगा तब मैं 3000 रुपये रियलाइज़ कर सकता हूँ। लेकिन इस साल तो मैं 1 रुपये भी रियलाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो 3000 रुपीज़ होगा ये मैं एज अ मेरी लाइबिलिटी की तरह रखूँगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये मेरी इनकम बनी नहीं है, किसी का पैसा मेरे पास में पड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसे मेरी लाइबिलिटी की तरह रखूँगा। तो यहाँ इसका असेट और लाइबिलिटी में कौन सा नेचर हुआ सर? यहाँ इसका नेचर हुआ लाइबिलिटी का, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? मान लीजिए मेरे पास में क्या होगा, पैसा आएगा, उस पर्टिकुलर पर्सन जो मेरे को इंटरेस्ट पे कर रहा है उससे मेरे पास में पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितने रुपीज़ से? 15,000 रुपीज़ से, ठीक है। अब मेरी इनकम हुई है, और इनकम का नाम क्या है? टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख देता हूँ मैं पे, इंटरेस्ट के नाम की इनकम हुई है। और इस साल की मेरी इनकम कितनी हुई है? 12,000 रुपीज़ हुई है। तो मैं 12,000 रुपीज़ ही रियलाइज़ कर सकता हूँ। आंसर इज़ येस और नो? आंसर इज़ येस, ठीक है। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर? मैं एक और 2 करूँगा, और वो 2 क्या होगा सर? वो 2 होगी मेरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो 2 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगेन जो इनकम का नाम होगा वो आ जाएगा। यहाँ इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। तो मैं क्या लिखूँगा जनरल एंट्री में? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा इन एग्जांपल्स की मदद से, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ लिख भी रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। इनकम्स विच आर नॉट ड्यू बट रिसीव्ड इन एडवांस, इन वो इनकम जो अभी तक ड्यू तो नहीं हुई है बट एडवांस के अंदर मिल गई है। और इनकम विच रिसीव्ड टुडे, वो इनकम जो आज मिली है बट डज नॉट बिलोंग टू दी करंट अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन बिलोंग नहीं करती इस करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। क्यों? क्योंकि वो तो अगले 3 महीने की पीरियड की इनकम थी ना, ठीक है। तो वो सारी इनकम कौन सी इनकम होती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, ठीक है। तो आइए एक बार मैं आपको वापस नेचर रिवाइज करवा देता हूँ। जो मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो किसका पार्ट होंगे? आंसर ही जल्दी सोचिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मेरी असेट्स होते हैं। फिर बात करते हैं अक्रूड इनकम की। अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम मेरी असेट होती है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये मेरी क्या हो जाएगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगी मेरी लाइबिलिटी। तो आई होप कि आपको ये चारों के नेचर समझ में आए होंगे। अगर आप नेचर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए जनरल एंट्री बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मेन चीज़ आपको जो है वो आपको ये नेचर आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। आपको नेचर का जो कारण था, जो लॉजिक था, वो मैंने आपको ये एग्जांपल्स की मदद से बताने की कोशिश करी है। अगले पार्ट में मैं आपको कुछ फुल फ्लेज एग्जांपल पढ़वाऊंगा, ठीक है। वो एग्जांपल अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम पहचानेंगे कि कौन सा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कौन सा प्रीपेड एक्सपेंस है, कौन सा अक्रूड इनकम है और कौन सा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मेरे से मिलना ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको ये पॉइंट आगे और सीखना है, इसकी और डिटेल में जाएंगे अपन थोड़ा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आप चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे पास में थोड़ी सी स्ट्रेंथ पहुँचती है और वीडियोज़ बनाने की। और लास्ट जाने से पहले कि अगर आप ये जितने भी मैं नोट्स बना रखे हैं, ये सारे नोट्स की अगर आपको कॉपी चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं www.diwakaroja.com से। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।